हाय वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो एसबीआई पीओ का प्री हो या फिर आईबीपीएस पीओ का प्री हो। अब क्योंकि इस वीक हमारा शेड्यूल्ड है आईबीपीएस का एग्जाम, तो हमारा पूरा फोकस आज उस पर ही रहने वाला है। बट सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहूँगी, क्योंकि इस वीक आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है, बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, मुझे भी होता था जब मैं प्रिपरेशन फेज में थी। बट किसी न किसी तरीके से आपको अपना स्ट्रेस रिलीज करना चाहिए। आप कोई लाइट कॉमेडी देख सकते हैं, कोई मूवी देख लीजिए, कपिल शर्मा का शो है, किसी से बात कर लीजिए। जैसे मैंने कुंग फू पांडा बहुत देखी है, वो मेरी फेवरेट मूवी है, ठीक है। कोको देख सकते हैं, या फिर जॉन विक फील गुड तो नहीं है बट मुझे अच्छी लगती है। तो जिस भी तरीके से आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाए, किसी फ्रेंड के साथ चिल कर लीजिए 1-2 घंटे, 1-2 घंटे में कोई बहुत बिगड़ नहीं जाएगा। बट हाँ, एग्जाम से पहले की जो एंग्जाइटी है वो नहीं होनी चाहिए। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बट ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है। ओके, सो इसी अप्रोच के साथ ये इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे 1 घंटे का पेपर है, तो एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चंस तो आप करेंगे नहीं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस छोड़ेंगे। तो कैसे हमको क्वेश्चंस को चूज करना है और वही डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपना वीडियो हाइड कर दे रही हूँ ताकि ये स्क्रीन आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए। ओके, हाँ। सो ऐसा ही आपको दिखेगा आपके ओरिजिनल एग्ज़ाम में। यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। सिलेक्ट लैंग्वेज एज ES और डिक्लेरेशन ES। आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, सो यहाँ पे इंग्लिश का देख सकते हैं आप, टाइमर स्टार्ट हो चुका है 20 मिनट्स का। तो यहाँ पे टाइमर चल रहा है। सबसे पहले हम इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस रीड कर लेंगे। Steps to resort has taken to stay eco-friendly and preserve the environment. Constructed building with natural materials, local stone wood. Okay, hotel provides natural and organic soaps, creams to guests. Hydroelectricity so the power as energy source. Recycled waste to garden via bioseptic system. All of these. Next, which of the following geographical region has not been mentioned as tourist spot? Green lagoons, coral gardens, slow summer beach, Maya Bay, Bamboo Island. Okay, next. Since the water in the pool, इसमें कुछ अच्छा ये ऐसे डैश दिख रहा है, इसमें भी सेंटेंस पे कहीं डैश आएगा, तो हम बस इसको रीड कर लेते हैं। डैश क्लोरिनेटेड। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? बीदानोक, बीदानोई, बैम्बू आइलैंड, Phuket, 40 kilometers south of Phi Island. The islands can be reached by speedboats, long-tail boats from Krabi Town. Okay, all conveniences in hotel like cutlery, hygiene, utensils biodegradable. Okay, a resort created the pool in the local stone quarry in order to avoid infringing. Okay, which island is second biggest in archipelago? Second biggest पूछ रहे हैं। कोफी, कोफीफी, बिदानोक, बिदानोई, बैम्बू। ओके, सिनोनिम ऑफ इडलिक। अच्छा, इडलिक का मुझे मतलब नहीं पता है। कॉन्टामिन का मतलब भी नहीं पता है। कन्फर्म का भी मतलब कन्फर्म, अच्छा हाँ, यहाँ पे तो ठीक है, इसको गेस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम रीड करते हैं पैरा। फीफी आइलैंड रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन फीफी ले आइलैंड इन थाईलैंड। ओके, between largest island of Phuket and west strait of Malacca coast of mainland. Phi consists of 6 small islands 46 किलोमीटर साउथ ऑफ Phuket. अच्छा, 46 किलोमीटर का कुछ क्वेश्चन आया तो था, कहाँ पे था? कहाँ गया? कुछ करेक्ट में आई थिंक आया था ना, नहीं इसमें भी नहीं है। हाँ, इसमें पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फुकेत इज लोकेटेड 46 किलोमीटर साउथ ऑफ फीफी आइलैंड। इसमें क्या मेंशन है कि फीफी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल आइलैंड 40 किलोमीटर साउथ ऑफ फुकेट। फीफी इज 40 किलोमीटर साउथ ऑफ फुकेट, नॉट फुकेत। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। नॉट पूछ रहा है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइन सैंडी बीचेस गिव वे टू सोरिंग लाइमस्टोन क्लिफ्स टू फॉर्म स्पेक्टाकुलर सीनरी. एड क्रिस्टल क्लियर वाटर और रिफ्रेशिंग लैक ऑफ रोड्स plus a laid back lifestyle and it's easy to see why Fifi is one of the Thailand's. Okay, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Islands are administratively part of Krabi province. Koh-Phi is the largest island of the group and is the most populated island of the group. Although the beaches of second largest island Koh-Phi land are, अच्छा हाँ, कुछ second largest पूछा था ना, हाँ ये रहा। Which island is the second biggest in archipelago? तो क्या कह रहा है? ऑल्दो द बीचेस ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कोफीफी ले, तो कोफीफी क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं सिनोनिम ऑफ द वर्ड आइडिलिक। इस इसी को आगे पढ़ते हैं। द रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन द ग्रुप इंक्लूडिंग बीदानोक, बीदानोई एंड बैम्बू आइलैंड। ऐसे कुछ आइलैंड्स का ग्रुप भी पूछा था क्वेश्चन में। हाँ, ये विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक रीजन इज हैज़ नॉट बीन मैंशनड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप, हाँ रुकिए 1 मिनट। ओके, सो बीदानोक भी मैंशनड है, ठीक है। बीदानोई, बैम्बू आइलैंड एंड नॉट मच मोर। लार्ज लाइमस्टोन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द आइलैंड्स आर रीचेबल बाई स्पीड बोट्स और लॉन्ग टेल बोट्स मोस्ट ऑफन फ्रॉम कराबी टाउन फ्रॉम वेरियस पियर्स इन फुकेत प्रोविंस. ठीक है. 1 मिनट. हाँ, 1 मिनट. ओके. सराउंडेड बाई शेयर लाइमस्टोन्स, ब्लू लार्ज लगून्स एंड कोरल गार्डन्स. हाँ ठीक है. ब्लू लार्ज लगून्स मेंशन है, कोरल गार्डन्स मेंशन है, लो समर बीच भी कहीं पे मेंशन था. माया बे, बीदानोक, बैम्बू आइलैंड, लो सामा बीच कहाँ पे गया. हाँ, ये माया बे भी मेंशन है. टूरिस्ट स्पॉट. ओके 1 मिनट. फिश आइलैंड इज फ्रेंडली. The building itself is built with natural materials such as local stone and wood. Moreover, all utilities such as cutlery. अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन, अच्छा इसको स्किप करते हैं. एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कटलरी के बारे में पूछ रहा था. ठीक है. किचन यूटेंसिल्स. ठीक है, ये भी सही है. Pool is created in local stone quarry so that harmony of local landscape was not infringed upon, since the water in the pool is replete with natural salts and minerals. There is no need for further अच्छा हाँ, एक ये क्लोरीनेटेड वाला क्वेश्चन आया था. हाँ, since the water in the pool is replete with natural salts and minerals, there is no need for further disinfection. Chlorinated compounds and the pool is absolutely chemical free. तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं for further disinfection for chlorinated विथ क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स इसके साथ जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं. फिर ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन रह गया. द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड एज टूरिस्ट स्पॉट. तो देखिए कहाँ पे गया हमारा एक ये. लो सामा मेंशन है, माया बे भी मेंशन है, बैम्बू आइलैंड्स भी मेंशन है, सारे तो मेंशन ही है. बैम्बू आइलैंड्स मेंशन नहीं है. हाँ, बैम्बू आइलैंड्स मेंशन नहीं है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट हो गया. व्हाट आर द स्टेप्स रिजॉर्ट हैज टेकन टू स्टे इको फ्रेंडली. अच्छा, ये लोकल स्टोन वाला भी पॉइंट्स मेंशन था. ऑर्गेनिक सोप्स भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी था यहाँ पे. रिसाइकल द वेस्ट टू गार्डन वाया बायो सेप्टिक सिस्टम. तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. ठीक है, 6 पे आते हैं. इडली का ऐसा मतलब नहीं बताते यहाँ पे, कोई मेंशन है क्या. हाँ, ये लास्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं. स्टाइलिश फर्निशिंग्स, ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी एंड अ प्राइवेट 800 मीटर स्ट्रेच. ओके ठीक है. अंडमान सी क्रिएट एन इडिलिक सेटिंग फॉर अ ग्रीन एंड काम हॉलिडे. अच्छा, यहाँ से कुछ ऐसा पता चला कि कुछ आइडियल टाइप की वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है. तो आइडियल से क्या कर सकते हैं, डिज़ायरस हो सकता है. ठीक है. सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रावीन. कॉन्ट्रावीन कहाँ पे है, यहाँ पे. द रिजॉर्ट इंश्योर्स दैट फिशिंग एंड क्रॉपिंग डोंट कॉन्ट्रावीन द लोकल इक्विलिब्रियम. मतलब कि वो इंटरफेयर नहीं करता है. तो इंटरफेयर के यहाँ पे ब्रीच कर सकते हैं हम. ठीक है. एंटोनिम ऑफ द वर्ड कन्फर्म. कन्फर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कन्फर्म मतलब कि जिसके साथ कंप्लाई करना. तो यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है, तो ऑब्जर्व, फ्लाउट, टम्बल हो सकता है. ठीक है, टम्बल हो सकता है यहाँ पे. हाँ, नेक्स्ट ये फिलअप वाला क्वेश्चन आ गया. होम मिनिस्टर शाह इज रिपीटेडली प्रॉमिस्ड द सेपरेशन ऑफ स्टेटहुड. तो नहीं होगा, फेडरेशन भी नहीं होगा, एमरेशन भी नहीं होगा, रिस्टोरेशन हो सकता है. तो ये टिक मार देते हैं. टू बी क्लियर, यूरोप स्टिल हैज सम डिस्टेंस टू कवर टू डैश दीज प्रपोज्ड रूल्स. इम्प्लीमेंट हो सकता है. रिजेंटमेंट ऑफ दीज प्रपोज रूल्स तो नहीं होगा. यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है कि यूरोप के पास मतलब उसको भी काम करना बाकी है रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अग्रीमेंट भी नहीं होगा, तो ये पहला ला मार देते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. द पास्ट ईयर हैज शोकेस्ड व्हाई द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस रिफॉर्म इज सो अर्जेंट. रिफॉर्म इज सो डिलीजेंट, कॉग्निजेंट, इंटेलिजेंट, कन्वर्जेंट. नहीं, तो अर्जेंट ही होगा यहाँ पे. नेक्स्ट आता है. इट वॉज अ क्लियर दैट डैश चेंज वॉज कमिंग स्टार्टिंग लेट 2016 विद द पासिंग ऑफ फॉर्मर AIADM के चीफ जयललिता. तो एक क्या कह रहे हैं, एक चेंज आ रहा है. तो इट वॉज अ क्लियर दैट फाउंड चेंज तो नहीं होगा, वुंड चेंज भी नहीं होगा, बाउंड प्रोफाउंड चेंज हो सकता है. और नेक्स्ट करते हैं. इट वॉज अ स्ट्रेंज फैक्ट हाउ एवर दैट टैलेंट एंड स्किल इफ डैश फॉर टू लॉन्ग सीज टू डैजल. सेंटेंस का भी मतलब निकल के आ रहा है कि ये बहुत वियर्ड फैक्ट है कि अगर आपकी टैलेंट और स्किल काफ़ी लंबे समय तक रहे. लंबे समय तक कैसे, सस्पेंडेड फॉर टू लॉन्ग नहीं, स्पेंड फॉर टू लॉन्ग नहीं, डिस्प्लेड हो सकता है, सराउंडेड फॉर टू लॉन्ग नहीं. हाँ, कमांडेड दे भी नहीं, तो यहाँ पर डिस्प्लेड हो जाएगा. ओके. हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको फास्ट लग रही हो, बट मैं उस हिसाब से प्लान करने की कोशिश कर रही हूँ टाइमिंग के हिसाब से. सो मैं जिस तरीके से जिस पैटर्न में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रही हूँ उस पैटर्न पे आप फोकस करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है. रोहित एंड हिज गर्लफ्रेंड वर एबल टू पुट द डिफरेंसेस बिकॉज दे लव्ड ईच अदर. ओके. रोहित उसकी गर्लफ्रेंड की बात हो रही है. पुट ऑफ देयर डिफरेंसेस, पुट अवे, पुट असाइड हो सकता है. हाँ, एक वर्ड होता है पुट असाइड देयर डिफरेंसेस.
अभी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है, यू कुडंट फिट अ पीस ऑफ पेपर इन द स्ट्रेंज स्टोरेज रूम नाउ, ऑल दोज बॉक्सेज आर स्टैक्ड इन देयर चीक विद जाउल। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, इसको स्किप करते हैं। Having understood customer behavior is a crucial aspect of today's market, especially for effective marketing and branding of the products. Consumer understood behavior, ये भी नहीं होगा। Understanding consumer behavior हो सकता है। To understanding consumer behavior is a crucial aspect, नहीं ये भी नहीं होगा। Being understood, ये तो सेंटेंस, ये वर्ड ही पूरा गलत है। इसको स्किप कर देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा इसमें इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, आर एनकाउंटर विद द शार्क वॉज द फर्स्ट ग्रेट बिफॉलन दैट हैड डेंजर अस सिंस लैंडिंग ऑन दिस आइलैंड। आर एनकाउंटर विद शार्क तो सही है, तो ए तो नहीं होगा। बी डी सी और डी ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। ए फर्स्ट या सेकेंड हो सकता है। सो विद द शार्क वॉज द फर्स्ट ग्रेट डेंजर। अब सी को चेंज करेंगे तो सी, हाँ सी फर्स्ट वाले हो सकता है, तो ये हो जाएगा। आर एनकाउंटर विद द शार्क वॉज द फर्स्ट ग्रेट danger that had befallen us since landing on this island. Okay. Next हम यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, King Palace his men to catch the demon and to bring it to the ordered. King Palace his men, नहीं ये फर्स्ट वाला तो चेंज होगा, तो इधर हो सकता है हमारा, 1 मिनट, ये हमारा हो सकता है तो ये सेकंड वाला है तो थर्ड वाला। सो द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन, सो डी चेंज होगा। अगर हम डी चेंज करते द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कैच द डीमन एंड टू ब्रिंग इट टू द, तो यहाँ पे बी और सी तो सही है, तो ए और डी ही चेंज होगा। 1 मिनट। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कैच द डीमन, ए और डी चेंज कर देते हैं। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कैच द डीमन एंड टू ब्रिंग इट टू द पैलेस, ये सही है। Mark spent whole day of shopping with his friends and just wanted to go to sleep. Mark spent whole day of shopping, whole day, ये तो करेक्ट लग रहा है, नो रीअरेंजमेंट, इसको भी स्किप कर देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट है हमारा, द मैन हु एक्सचेंज हिज सोल टू द डेविल इन सोल्ड फॉर इमॉर्टैलिटी एंड अनएंडिंग यूथ एंडेड अप स्पेंडिंग अ वेरी लोनली लाइफ। तो इसमें फॉर ए और डी तो करेक्ट है। अ मैन हु एक्सचेंज हिज सोल टू द डेविल इन, नहीं सॉरी ए नहीं, अ मैन हु सोल्ड हिज सोल, तो ए और बी एक्सचेंज होगा यहाँ पे। द मैन हु सोल्ड हिज सोल टू द डेविल इन एक्सचेंज फॉर इमॉर्टैलिटी एंड अनएंडिंग यूथ एंडेड अप स्पेंडिंग अ वेरी लोनली लाइफ, तो ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ केस वॉज प्रूवन इन द हाई कोर्ट आफ्टर इट वॉज फाइल्ड दैट द जू वॉज हिटिंग एंड अंडर फीडिंग द एनिमल्स। अ केस वॉज प्रूवन, तो केस तो पहले फाइल करेंगे, तो बी चेंज होगा, तो यहाँ पे सेकंड वाली ऑप्शन में बी है। अ केस वॉज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट आफ्टर इट वॉज प्रूवन दैट द जू वॉज हिटिंग एंड अंडर फीडिंग द एनिमल्स, ठीक है, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो 4 सेंटेंसेज इफ ऑल द, अच्छा हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार कि यहाँ पे पूछ रहा है चूज द वन दैट इज ग्रामेटिकली एज वेल कंटेक्चुअली करेक्ट एंड मीनिंगफुल, ठीक है। If all the sentences are correct, mark all correct as your answer, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार स्किप कर देते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले एक सेंटेंस वाला क्वेश्चन है, हाँ एक ये रहा। और कोई क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हो गए ना, हाँ ये पहले कर लेते हैं एक बार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड प्लान्स टू इम्प्लीमेंट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड प्लान्स टू इम्प्लीमेंट इट, यहाँ पे इट मतलब किसी और चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस तो फर्स्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है, इट्स पर्पज़ इज़ टू डॉक्यूमेंट ऑल लीगल सिटीजन। इट्स पर्पज़ यहाँ मतलब यहाँ किसी और चीज़ की बात हो रही है, तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट आते हैं, इट अपीयर्स दैट द रूलिंग बीजेपी डज नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट द फाइनल एनआरसी एज द नंबर्स डोंट सूट इट्स पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, तो सी हो सकता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ ये बोर्ड, बिकॉज वो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी सेलेक्ट करने में आंसर्स, तो सी हो सकता है हमारा फर्स्ट आंसर। डी देखते हैं एक बार, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इज अ रजिस्टर ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स हुज क्रिएशन इज मैंडेटेड बाय 2003 अमेंडमेंट। हाँ तो देखिए यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एनआरसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे उन्होंने पूरा उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया, तो हमारा डी यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। सी और डी में से हो सकता है कोई। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्टेट ऑफ असम, ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस है। डी के बाद सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है, तो देखिए डी के बारे में, डी में एनआरसी के बारे में बताया गया है, बी क्या बताया कि इसका पर्पज़ क्या होता है,
तो इट्स पर्पज टू डॉक्यूमेंट, तो डी हमारा, डी के बाद सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस हमारा हो गया बी। ओके, उसके बाद हो रही है ए और सी सेंटेंस में बताइए कि बीजेपी का प्लान क्या है सीज को एनआरसी को लेकर के। तो डीबी के बाद हमारा आ जाएगा ई कि इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया गया है। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्टेट ऑफ असम, असम में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान तो किया था कि पूरी कंट्री में ये इम्प्लीमेंट करेंगे 2021, बट इन्होंने इम्प्लीमेंट किया नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ सेंटेंस। और उसके बाद क्यों नहीं किया, तो ये रीज़न भी मेंशन है। इट अपीयर्स दैट रूलिंग बीजेपी डज नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट फाइनल एनआरसी एज द नंबर्स डोंट सूट इट्स पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, तो ये हमारा हो जाएगा सी मेरे हिसाब से। तो पूछ क्या रहा है जो इसका करेक्ट ऑर्डर है वो है DBEAC। सेकेंड सेंटेंस हो गया हमारा बी, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस क्या हो गया, सी। फोर्थ सेंटेंस हो गया ए, थर्ड सेंटेंस हो गया हमारा ई, और फर्स्ट हो गया हमारा डी। ओके, नहीं भाई अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये वाला कर लेते हैं, नीटू बचा होता ना। हाँ, इसमें से एक चूज़ करना जो करेक्ट हो, ठीक है। इन पास्ट 3 decades 500 million people have moved from countryside into towns, the biggest such migration in human history। बिगेस्ट सच माइग्रेशन हो सकता है। लास्ट ऑफ 3 prisoners who absconded from an open jail have been arrested। Economic globalization provides one more powerful example that will concern us throughout this book। Disintegration of Soviet Union deprived Western intelligence agencies of their main enemies। सी, अच्छा यहाँ पे एक ही एजेंसी की बात हो रही है, प्लूरल तो नहीं होगा, तो ये फोर्थ वाला तो सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट की बात करें तो लास्ट 15 मिलियंस, अच्छा मिलियंस नहीं, क्योंकि मिलियन अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। लास्ट तो मतलब ऑल और करेक्ट ये भी नहीं होगा, सेकंड और थर्ड में से कोई हो सकता है। लास्ट ऑफ 3 prisoners who absconded from an open jail have been arrested। आई थिंक who have होगा यहाँ पे। थर्ड में कुछ एरर है क्या। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स वन पावरफुल एग्जाम्पल दैट विल कंसर्न अस थ्रू आउट दिस बुक, तो ये हो सकता है, सो करेक्ट कर देते हैं। फिर आता है नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ऑफर्ड टू गिव अर अंडरटेकिंग दैट MSP वुड नॉट बी विड्रॉन। अच्छा देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में अंडरटेकिंग के पहले ए है, क्योंकि यू जो है प्लूरल वॉवल है, उसके पहले हमेशा एन आएगा, तो ये फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। लेटेस्ट RBI मंथली बुलेटिन कंटेन अ टाइमली पेपर सीलिंग फॉर हाइटेंड फिजिकल सपोर्ट फॉर ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी। मंथली बुलेटिन कंटेन्स, आई थिंक कंटेन्स ऐसा आएगा यहाँ पे, कंटेन्स है टाइमली पेपर। ओके, ब्रेग्जिट इज बैड फॉर ग्लोबलाइजेशन बिसाइड्स बीइंग corrosive फॉर द यूकेज यूनिटी। बिसाइड्स में ऐसा आएगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, सेकेंड वाला भी गलत हो गया, तो फोर्थ वाला बचा हमारे पास। ये है डेडलीस्ट साइक्लोन इन द हिस्ट्री ऑफ सदर्न अफ्रीका हिट मोजाम्बिक बिफोर सर्जिंग एलन टू जिम्बाब्वे एंड मलावी, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है more than a third of local authorities in the UK has areas where level of particulate matter 2.5 exceeds WHO limits। ठीक है। if the government were to bring forward plans for green recovery labor would support them, ये भी ठीक लग रहा है। in recent months UK public has demonstrated its capacity to respond positively and responsibly, यहाँ पे responsibly आना चाहिए probably, तो ये तो गलत हो गया। कौन सा करेक्ट हो सकता है इसमें, कितने क्वेश्चंस बचे हैं अभी इंग्लिश में, 4 क्वेश्चंस बाकी है ना। कुछ तो मारना ही है। डेडलीस्ट साइक्लोन इन द हिस्ट्री ऑफ सदर्न अफ्रीका हिट मोजाम्बिक बिफोर सर्जिंग इनलैंड टू जिम्बाब्वे एंड मलावी, ये करेक्ट लग रहा है, तो इसको ही कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस में तुक्का ही मारना पड़ेगा। अ थर्ड ऑफ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन विल एट रिस्क बाय द एंड ऑफ द कंट्री, विल बी एट रिस्क। ओके, Whales are tiny animals that have mouths surrounded by tentacles for capturing food, ये करेक्ट है। ग्रीन रिकवरी बॉन्ड्स वुड ऑफर्ड गुड क्वालिटी, वुड ऑफर्ड नहीं होगा, ईडीज नहीं आएगा यहाँ पे। सनफ्लावर सी स्टार्स कैन ग्रोज नहीं होगा, ग्रो होगा सिर्फ, तो ये भी गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है, तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, यू कुडंट फिट अ पीस ऑफ पेपर इन द स्टोरेज रूम नाउ ऑल दोज बॉक्सेज आर स्टैक्ड इन देयर चीक विद जाउल। मुझे इसका बिल्कुल मतलब नहीं पता है, चीक विद जाउल, विथ इन देयर आर स्टैक्ड इन देयर, यहाँ पे THEIR वाला देर तो नहीं आएगा, देर चीक विथ जाउलिंग भी नहीं होगा, चीक बाई जाउल, चीक विथ जाउल, देर चीक बाई जाउल, थर्ड वाले मार देते हैं। हैविंग अंडरस्टूड कंज्यूमर बिहेवियर इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ टुडेज मार्केट स्पेशली फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर अंडरस्टूड बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर हो सकते हैं।
Mark spent a whole day of shopping with his friends and just wanted to go to sleep. Mark shopping whole day. नहीं, इसमें आई थिंक नो रीअरेंजमेंट ही होगा. ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए. ये सेक्शन सबमिट कर देते हैं. ओके. तो इसमें आपको देखना है कि कैसे अप्रोच करें इंग्लिश का एग्ज़ाम. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको करिए, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए. फोकस करिएगा पैसेज वाले क्वेश्चंस पे, और ये जो सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस थे इसमें अगर एक पूरा सेंटेंस बन गया तो आपका 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे. ठीक है, इसको सबमिट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अब आ गया हमारा मैथ्स का. ठीक है, सबसे पहले DI आ गई. ठीक है, एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. फाइंड एवरेज नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी. इनवैलिड वोट्स क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड वोट्स दिया है 1400, वैलिड वोट्स 1200, तो अगर हम रजिस्टर्ड में से माइनस कर देते हैं, एक मिनट, हाँ, अगर हम रजिस्टर्ड में से इसको माइनस कर देते हैं वैलिड, तो क्या हमारा इनवैलिड वोट नहीं निकल के चलाएगा, है ना. तो इसको लिख लेते हैं. मैं इसको इस पे मैं लिख नहीं रही बिकॉज वो प्रॉब्लम हो जा रही है इसको सिलेक्ट करने में. ठीक है, तो मैं रजिस्टर पे लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसको आप भी एक बार साथ में नोट करते चलेगा. रजिस्टर्ड अगर 2015 की बात करें, एक मिनट, पेज कहाँ गया, हाँ, अगर रजिस्टर्ड वोट्स की बात करें और वैलिड वोट्स 2015 में 1400 माइनस 1200 तो कितना आ गया हमारा 200. ऐसे ही 2016 में आ गया हमारा 200, और 2017 में 1200 माइनस 950 तो कितना हो जाएगा 250. ओके, ऐसे ही बी के केस में देखें तो रजिस्टर्ड वोट्स माइनस वैलिड वोट्स तो कितना हो गया 300, 2016 में हो गया 400 और 2017 में हो गया 200. अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ total number of invalid votes in block A in 2015 to the total number of invalid votes in 16. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कितने हैं 2015 में, तो ये हैं 200. ओके, इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी इन 2016 तो ये है 400. तो रेशियो पूछ रहा है 200 अपॉन 400 कितना हो जाएगा 1:2. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा. टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी इन 2015 कितना है 300 है. एंड द टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक ए इन 2017 तो ये है 250. क्या पूछ रहे हैं, इज हाउ मच परसेंटेज मोर. तो 50 ज़्यादा है किससे 300 से, कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 50 अपॉन 250 इंटू 100 ना, तो ये हो जाएगा 20% बी वाला. The statement is true according to given table. Average number of valid votes in block A is 210. ब्लॉक ए में पूछ रहे हैं ना, ब्लॉक ए में पूछ रहा है कि एवरेज कितना है इनवैलिड वोट्स का. तो सबको ऐड कर लेते हैं. 200 प्लस 200 400 प्लस 650. तो 650 का हम निकालेंगे, नहीं ये तो गलत हो गया. टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक ए इन 2016 इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी इन 2017. हाँ, तो ये 200 है. सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया. तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, सारे ही हैं. टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स इन ब्लॉक ए, रजिस्टर्ड वोट्स पूछ रहा है ब्लॉक ए में, इज 56.25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स इन ब्लॉक बी. टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स ब्लॉक ए में कितने हैं 1400 प्लस कितना हो गया 3600. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है. टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स इन ब्लॉक बी कितना हो गया 8 2 10 14 2 2 4 प्लस 1 5 5400 56 36 24. ठीक है, 6.25. हाँ, तो सेकेंड और थर्ड वाला करेक्ट है, वन वाला हमारा करेक्ट नहीं है. तो हाँ, सी वाला ऑप्शन हो गया. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन ब्लॉक ए इन 2015 एंड 17 टुगेदर. वैलिड वोट्स ए में 15 17 में, तो ये टोटल कितना है हमारा 1 मिनट. वैलिड वोट्स पूछ रहा है ए में 17 में, 15 और 17 में ना, सो ये हो गया कितना 5 to 2150 to the total number of registered votes in block B in the same year. registered votes पूछ रहा है, so in block B same year, so ये कितना हो गया 0 0 8 4 12 2 2 1 3 1 4. तो ये डिफरेंस पूछा है ना 10 - 5 0
तो ये कितना हो जाएगा 2050 सी वाला। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन तो स्किप कर दूँगी मैं, क्या बोलते हैं ये जो मिसलेनियस टाइप के आते हैं, कुछ डीआई वगैरह मिल रही है जिससे हाँ ये वाले क्वेश्चन मिल अच्छे हो जाते हैं। देखिए प्लस प्लस और इक्वेशंस वाले। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा जो ट्रिक होती है प्लस प्लस का होगा माइनस माइनस। ये कैसे होगा ये मत पूछिए, अगर आपको जानना है तो अंशुल सर के वीडियोज़ मैंने बोला था उस पर देखने के लिए। उनका एक प्रदान बैच करके है, उसमें से बस डालेगा अंशुल सैनी इक्वेशन वीडियोज़ तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 56 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिसको ऐड करने पे या माइनस करने पे 15 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 56 आ जाए। तो 8 7 हो गया, 8 7 और ये नीचे का 4 3 4 4 + 3 7। तो 8 जो है वो 4 से भी छोटा है, माइनस की बात कर रही हूँ मैं। 8 4 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 7 4 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है। तो x <y हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ गया, माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है। ओके, सो 9 2 18 6 3 हो गया। और ये 9 2 18 9 + 2 11 6 9 से छोटा है, 6 9 से छोटा है प्लस 2 से बड़ा है। और ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो जाए इसमें लेस देन और मोर देन दोनों आ जाए तो उसमें CND हो जाएगा, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट आता है हमारा 330 37, थोड़ा सा लंबा है। 330 37 इसका ना फैक्टर ही कर लेते हैं। 37 किसका होता है, 330 22 15 हो सकता है, 22 15 और 195 में हो जाएगा हमारा 28 15 13 हो सकता है, 15 13। और ये माइनस प्लस का प्लस 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 प्लस, तो 22 15 से भी बड़ा है, 13 से भी बड़ा है। और ये 15 के इक्वल है और 13 से बड़ा है, तो हमारा ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा सी वाला। 90 तो इसमें तो आसान है, 10 9 प्लस प्लस तो माइनस माइनस हो जाएगा। 13 36 तो 6 36 क्या हो जाएगा, 9 4 हाँ 9 4। तो 10 जो 9 से छोटा है, 9 के इक्वल है, 9 से छोटा है, 9 के बराबर है 4, सॉरी 9 के इक्वल है, 9 4 से छोटा है, तो ये हो जाएगा <y। 306 ये भी बड़ा है थोड़ा सा। 306 के केस में हो जाएगा क्या हमारा 17 18 माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का हाँ प्लस प्लस हो जाएगा। और 25 144 तो ये क्या हो जाएगा 15 13 नहीं 18 144 किसका फैक्टर हो जाएगा यार, 69 हाँ 69 हो जाएगा। 69 से 144 होता है, तो ये 16 19 प्लस प्लस 16 19 तो 17 से बड़ा है, 19 से छोटा है, 18 से बड़ा है, 19 से छोटा है, तो ये यहाँ पे CND हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन सही आ गया, इसमें कर लेते हैं। तो अब तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 9 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें आपने कहीं लिख लीजिएगा, जैसे अंकुर पंकज मयंक है तो उसका 2018 में उसने कितना टैक्स दिया था, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अंकुर ने दिया था 2018 में उसका 90,000 था, 19 में 60 के था। पंकज का था 2018 में कितना 60 और 70 10 का डिफरेंस है ना, तो 65 हो गया। और 2019 में उसका था 80 के। मयंक का 2018 में था 40 के, 19 में था 70 के। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाई ऑल 3 टैक्स पेयर्स इन ईयर 2018 एंड 19 टुगेदर। सारे टैक्स पेयर्स का कितना था टोटल, तो आपको चुपचाप इसमें ऐड कर देना है जितने भी हैं, 90,000 65 के 40 के 60 के 80 के 70 के सबको ऐड करके आपको उसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये तो ये 90 + 40 130 + 65 195 के हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये 60 + 80 + 70 कितना हो गया 210 के हो गया, 210 के। तो 195 + 210 के हो गया कितना 405 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 1 जा 3 1 जा 3 3 3 9 135 सी वाला। व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय ऑल 3 टैक्स पेयर्स इन 2019। तो ये तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था 210 के, तो फर्स्ट वाला हो गया। इन ईयर 2020 द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय मयंक 2020 कहीं दिया हुआ है, नहीं कहीं नहीं दिया हुआ है। तो
मयंक ने कितना पे किया था, 30% मोर देन अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय अंकुर इन ईयर 2019। तो अंकुर ने 2019 में कितना टैक्स पे किया था, 60K से 30% ज़्यादा। तो 60K का 30% कितना हो गया, 18,000। 30% 16K का निकाल लीजिए तो 18 आ जाएगा, ठीक है, 0 कैंसिल होकर के। तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय मयंक कितना हो गया, तो 60K में 13K और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 78K। व्हाट इज़ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय मयंक एंड अंकुर इन 2018। मयंक और अंकुर ने कितना पे किया था 2018 में, तो 90 + 40 130K हो गया। पेड बाय पंकज इन 2018-19 टुगेदर, ठीक है, तो इसका कितना हो गया, 140। 13:14, ये तो कहीं नहीं यार। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय मयंक एंड अंकुर इन 2018, 9, 10, 11, 12, 13, 130 तो होएगा। टैक्स पेड बाय मयंक एंड अंकुर इन द ईयर 2018 to the amount of tax paid by Pankaj in the year 2018 and 19, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13/15 क्या दिख रहे हैं, कुछ तो गलत किया है, इसको स्किप करते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय पंकज इन 2019 दैट इज 80K इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट टैक्स पेड बाय मयंक इन 2018। पंकज ने 2019 में कितना पे किया है, 80,000, ठीक है, तो ये कितना परसेंटेज है, मयंक ने कितना किया है 2018 में, तो 40K, तो ये ऑलमोस्ट डबल है उसका, 200% करेक्ट, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 7, 20, 59, तो 7, 20 कैसे आ सकता है, 7, 20, हाँ देखिए, अगर आप 7 से 21 -1 कर दे तो 20 आ जाएगा। देखिए आगे ये सीरीज चल रही कि नहीं चल रही है। 20 × 3 कितना हो गया, 60, 60 -1 कितना आ गया, 59, तो करेक्ट है ये। तो 176 × 3 -1 आ जाएगा, तो 176 × 3 कितना हो जाएगा, 6 3 से 18, 7 3 से 21 + 1 22, 3 1 3 + 2 5, 5 28 -1 5 27 लास्ट वाला, ठीक है। थोड़ी वॉइस मेरी हो सकता है कि काफ़ी फास्ट हो इसके हिसाब से, बट ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं प्लस आपको बताना भी कि किस ऑर्डर में करना है, ओके। सो प्लीज़ बेयर विद मी। 964 25 200 जितना, अच्छा ध्यान से देखिए, तो ये थोड़ा सा किसी चीज़ का स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो लग रहा है। 9 स्क्वायर रूट है 3 का, फिर 64 है क्यूब 4 का, 5 का स्क्वायर है 25, 216 किसका 6 का क्यूब है, तो 7 का स्क्वायर 49, सेकेंड वाला। वॉट विल, ये तो काफ़ी ईजी है, 10 ये तो काफ़ी किया होगा आपने। इसमें आपको क्या करना है, 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 0.5 आ जाएगा, इंटू 1 0.5, इंटू 2 1, डबल करना है, तो 1 × 4 4 और 4 का डबल 8, 8 4 से 32, 2 5 11 23 44 77, ठीक है। ओहो 7 मिनट रह गए। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको स्किप करते हैं। कुछ सीरीज इस टाइप के क्वेश्चन अगर हैं तो कर लेते हैं अटैम्प्ट। एक ये सीरीज़ हो गई, अच्छा लास्ट सीरीज़ ये है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं हम। 3 games A, B and C वर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल फॉर गर्ल्स, ओके। इसका कुछ डायग्राम बना लेते हैं, इसका वेन डायग्राम बनेगा लगता है। टोटल गर्ल्स कितने हैं आपका, 750, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट, अच्छा अगर रेशियो दिया ना और टोटल दिया तो आप उससे नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं। 6 + 10, 10 + 9 कितना हो गया, 19, और +6 20, कितना हो गया, 19 20 20 19 25 हो गया, हाँ 25x = 750, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, है ना। तो 30 को मल्टीप्लाई कर दे तो ए में हमको कितनी गर्ल्स है, बी में कितनी गर्ल्स हैं, सी में कितनी गर्ल्स हैं, मिल गई। ए में है 180, बी में हो जाएंगी 300 और सी में हो जाएंगी 270, ओके। अब आगे बढ़ते, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन ऑल इवेंट्स, मतलब एक यूनियन है, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है, 80 है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ओनली पार्टिसिपेटिंग इन बी इज 60, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन ओनली इन ए इज 30, मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन सी ओनली। एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए is 30 more than girls participating in C only, ठीक है। number of girls participating in A + C only is 15 and is 50 less than the number of girls participating in A only, तो इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट ये हो जाएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, अच्छा ये जो सेंटेंस है ना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग ओनली इन A इज 30 more than the total number of girls participating in C only, तो C में कितना दिया हुआ था हमारा, नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग A + C ओनली, तो ए और सी का जो कॉमन हो गया वो हो गया 15, और ये 50 लेस है
नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए ओनली, तो हमारे ए में आ गया 65, ठीक है, क्योंकि 65 में से 15 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो ये हमें मिल गया। नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन बी प्लस सी एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए प्लस सी ओनली, मैंने इसको माइनस करेंगे ना, तो देखिए गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन ओनली बी 60 आ जाएगा, ओनली सी 35 आ जाएगा, और टोटल तो हमें यूनियन तो दिया हुआ है 80। चलिए क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन ऑल 3 इवेंट्स इज व्हाट परसेंट, अच्छा ऑल 3 इवेंट्स तो दिया हुआ ऑलरेडी 80 दिया हुआ, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन ओनली 1 इवेंट, तो ये हमने पहले निकाल लिया था। ओनली ए हो जाएगा 65 हमारा, ओनली बी हो जाएगा 60 और ओनली बी हो जाएगा 35। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 5 + 5 10, 6 6 12 + 3 15 + 16, तो ये डबल हो जाएगा ना, 50% आ जाएगा। हाँ ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग ओनली इन सी में कितना है 35, इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग ओनली बी। 35 कितना लेस है 60 से, तो ये कितना हो जाएगा 25 ना, 25 कितना लेस है 60 से, सो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आई थिंक इसका 14.6% होगा। हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर हु वर पार्टिसिपेटिंग इन 2 इवेंट्स, जो सिर्फ 2 इवेंट, जिन्होंने सिर्फ 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो इसमें ये ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी हो जाएगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं 60 + 15 + 35, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, सिर्फ 2, जिन्होंने सिर्फ 2 इवेंट पार्टिसिपेट किया, तो 140 15 155 50 5 5 10 200 205 थर्ड वाला। फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन ओनली ए है हमारा 65, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना है 50, 5 10 13 13 रेशियो 10 कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही मार देते हैं, नहीं भी सबमिट नहीं करना है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग ना। मैथ्स में सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, ठीक है। अच्छा ये रह गया, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी। एवरेज नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी कितना था, कैलकुलेट किया था हमने, ब्लॉक बी एवरेज पूछा था ना, तो 224 और 650 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा ब्लॉक बी में पूछ रहा, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी, सो 3 4 7 to 9 300 हो जाएगा, नहीं ठीक है 21 हो गया, और तो मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है कोई नहीं, ये एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 16 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 12, ब्रेड है 16, इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर तो क्या होता है यहाँ, ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है लेंथ 2 लेंथ प्लस ब्रेड, ठीक है, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 28, ठीक है 2 8 16 56 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ओके, एंड द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल का डायमीटर and the square, the diameter of a semicircle is equal to side of the square, 4a square 56 4 4 16, a साइड आ गई इसकी कितनी 4, square and the diameter of a semicircle means CD equal to 2r is equal to side of the square, तो डायमीटर कितना हो गया हमारा 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, पाई आर डी इज इक्वल्स टू 2r होता है ना, यहाँ पे अगर r 4 है तो 2r इज इक्वल टू 4 बाई 2, पेरीमीटर पूछ रहा है कुछ कितना होता है, आई थिंक यहाँ पे कुछ तो मैं कैलकुलेशन गलत करी है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर, आर यहाँ पे कितना 4, 2r इज इक्वल्स टू 4 है, तो आर यहाँ पे आ गया हमारा 2, पाई के लिए कैसे निकालेंगे 22/7 करके
7 नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा, सबमिट ही कर देते हैं, रीजनिंग पे चलते हैं, ठीक है। 9 persons are purchasing some items for different occasions but not necessarily in the same order. A purchase before E, अच्छा ठीक है, किस ऑर्डर में है ये? अच्छा, ग्रेटर देन कर सकते हैं कि ये पहले परचेज करे वो बाद में परचेज करा है, ठीक है। कहाँ पे करें? ओके, ए परचेज बिफोर ई बट आफ्टर सी, ए परचेज बिफोर ई बट आफ्टर सी, तो ई बीच में आएगा, सी पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। सी परचेज इमीडिएटली आफ्टर बी, सी परचेज इमीडिएटली आफ्टर बी, सी इज द सेकंड पर्सन, मतलब कि बी हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। चलिए इतना तो क्लियर होगा कि फर्स्ट कौन है, बी फर्स्ट है, सी सेकंड है, ओके। आई इज द सेकंड लास्ट पर्सन, आई सेकंड लास्ट पर्सन है, ठीक है। जी परचेजेज इमीडिएटली बिफोर आई एंड इमीडिएटली आफ्टर एच, तो एच जी आई लाइन में है, बी और सी लाइन में है, इतना क्लियर हो गया हमको। एफ परचेजेज बिफोर एच, एफ ने परचेज किया बिफोर एच। नंबर ऑफ पर्सनस बिफोर ई इज़ 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सनस परचेजिंग आइटम्स आफ्टर ई। हमारे पास स्पेस कौन कौन सी खाली है? बी सी स्टार्टिंग के 2 फिलअप हो गई हैं और लास्ट की 3 कंफर्म हो गई हैं, बीच की 3 बाकी है हमारे पास और लास्ट की 1 बाकी है। एफ परचेज बिफोर एच, ये तो एफ परचेज बिफोर, अच्छा ये भी कंफर्म हो गया है, एफ परचेज बिफोर एच, तो बचा हमारे पास ए ई और लास्ट का। नंबर ऑफ पर्सनस बिफोर ई इज़ 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सनस परचेजिंग आफ्टर ई। अच्छा देखिए, अगर ई के पहले कुछ लोग हैं, इज़ 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सनस परचेजिंग आफ्टर, मतलब ई लास्ट में तो नहीं होगा, क्योंकि ई के पहले भी कुछ लोगों ने खरीदा, अगर उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ई लास्ट में तो नहीं होगा। ई क्या हो सकता है? एफ के पहले और सी के बाद में, 2 प्लेसेस जो खाली उनमें से किसी एक में ई आएगा। अच्छा, अगर हम ई को सी के जस्ट बाद रखते हैं तो नंबर ऑफ पर्सनस परचेजिंग बिफोर ई 2, इस 2 ही लोग बचते हैं ई के पहले, तो क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा ना, 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सनस परचेजिंग आफ्टर ई, तो सी के बाद तो ई नहीं आएगा, तो बचता कौन है? सी के लिए जगह, ई के लिए जगह, तो बी सी बीच में एक और बंदा रहेगा और उसके बाद ई आएगा, तब ई करेक्ट हो जाएगा। तो ई के पहले कितने लोग हो जाएंगे? 3, तो नंबर ऑफ पर्सनस परचेजिंग मतलब 3 इज़ 2 लेस देन द नंबर ऑफ परचेजिंग द पर्सनस आफ्टर ई, तो ई के बाद कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3, तो ये करेक्ट हो गया। ई परचेजेस बिफोर एच बट नॉट इमीडिएटली बिफोर एच, ई ने, हाँ तो ये सेंटेंस तो करेक्ट हो ही गया। 1 पर्सन परचेज बिटवीन ए एंड एफ, तो ए एंड एफ के बीच में एक ही बंदा है ई, बचता कौन है यहाँ पे? ए बी सी डी, डी बचता है, तो डी आ जाएगा हमारा लास्ट में, ठीक है। इसका ऑर्डर हो गया बी सी ए ई एफ एच जी आई डी, ओके। तो हाउ मेनी पीपल परचेज बिटवीन ई एंड एच, तो ई एंड एच के बीच में एफ हो जाए, एक ही बंदा है एफ, तो ये हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग परचेजेस जस्ट आफ्टर सी, सी के जस्ट बाद में तो ए परचेज करता है। हाउ मेनी पर्सनस परचेज आफ्टर एच, एच के बाद में सिर्फ, अच्छा कितने बंदे हैं पूछ रहे हैं, तो एच के बाद में कितने हैं? जी आई डी हैं, तो 3 हो गया। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अच्छा इसमें ना वर्ड्स आप लिख लीजिएगा, लेटर्स। फर्स्ट लेटर हो गया हमारा ई, इसमें इसको देखते हैं। फर्स्ट लेटर हो गया हमारा ई, थर्ड हो गया हमारा एम, फिफ्थ हो गया हमारा 1 2 3 4 एल, और सिक्स्थ हो गया 3 4 5 ए। तो पूछ रहा है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो एक तो हमारा मेल हो जाएगा, ठीक है, मेल। दूसरा लेम, और क्या हो सकता है? 2 तो हो गए, 2 3 4, और कोई वर्ड बन सकता है क्या? मेल, लेम, मील, मील हो जाएगा, मील, एल्म, लेम, मेला, वो तो हिंदी हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ 3 ही वर्ड्स दिख रहे हैं, तो मैं 3 पे टिक कर दूंगी। 1 मिनट, इसको हटाना ही पड़ेगा। इसको ऐसे कर देते हैं 3, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर देयर इन द वर्ड प्रैक्टिसिंग, ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड। अच्छा इसको भी देख लेते हैं, ईजी है ये। इसमें बस आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पढ़ते जाना, जैसे पी के बाद जाना है पी क्यू आर एस टी, तो पी से टी हो गया, वी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ई कुछ नहीं हो रहा है, आर वी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं, सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी एच आई नहीं हो रहा है, टी फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं हो रहा है, आई जे के एल एम
SING नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। G के बाद G, तो फिर हम रिवर्स में देखते हैं। GHI, ये GHI हो गया। JKLMNOP, तो G से P एक वर्ड हो जा रहा है, ठीक है। NOPQR नहीं, कुछ नहीं बन रहा है। IJKLM नहीं, S फिगर STUV, IJKLM TUVCDE नहीं, तो मेरे पास सिर्फ 3 वर्ड्स बन रहे हैं ना, 3 वर्ड्स बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला। हाँ, एक ये कर लेते हैं। हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, अच्छा ये सीधी वो है पजल। 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ लाइन एंड एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर फेसिंग नॉर्थ एंड, अच्छा ये दोनों साइड फेसिंग है, नॉर्थ और साउथ दोनों ही हैं। तो कैसे करेंगे इसको, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा लगेगा आपको टाइम बनाने में। 8 persons are sitting in a line and an equal number of people are facing north and south directions, ठीक है। Not more than 2 consecutive adjacent persons are facing in north and same direction। अच्छा, जैसे मान लीजिए ABC साथ में बैठे हैं, तो ABC में से तीनों के तीनों पूरे नॉर्थ या पूरे साउथ में नहीं हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, इससे मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। D डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम है, ठीक है, तो D 1 2 3 4 5 6 7 8, D एक्सट्रीम पे तो नहीं बैठेगा, ठीक है। H फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, H फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। A sits third to the right of D who sits the immediate right of H। अच्छा, अगर हमारा H नॉर्थ में फेसिंग है, D who sits third immediate right of H, तो D जो है जस्ट बाजू में बैठा है H के, ओके, ये समझ, इतना समझ में आ गया। A sits third to the right of D, तो इस केस में हम दो हमारे केसेस बन जाएंगे। एक तो क्योंकि D का डायरेक्शन नहीं पता, तो D या तो राइट नॉर्थ फेसिंग होगा तो साउथ फेसिंग होगा, तो अगर D हमारा साउथ फेसिंग हुआ तो A sits third to the right of D, ठीक है, H के सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। और उसके बाद D अगर नॉर्थ फेसिंग हुआ तो D के बाद 2 लोग छोड़ के A आ जाएगा, ठीक है, A आ जाएगा, ओके। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड E, A का भी हमको डायरेक्शन भी नहीं पता ना, नहीं, तो D 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन A एंड E, तो A के बाद अगर E रखते हैं तो हमारा नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। D के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, अगर हम ये केस मान के चलते हैं तो इस केस में हमारा पूरे पूरे ख़त्म हो गए हैं, ये मतलब 8 लोग एडजस्ट हो गए हैं, ये हमारा एक्सट्रीम राइट में आएगा अगर हम ये केस मान के चलते हैं। और 2 पर सिटिंग बिटवीन A एंड D, अगर ये हमारा ठीक है, एक तो ये केस हो गया। नेक्स्ट, अच्छा आगे पढ़ते हैं। A सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, A सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, B का भी हमको डायरेक्शन भी नहीं पता है, तो B अगर हम नॉर्थ फेसिंग मानते हैं, B A सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, A B के लेफ्ट में आएगा। अच्छा नहीं, अगर ये जो पहला केस था इसमें B को नॉर्थ में हमको रखना पड़ेगा, तभी तो A जो है सेकंड लेफ्ट आएगा B में, उस केस में E का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ फेसिंग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर वो लगातार 3 नॉर्थ फेसिंग हो जाएंगे, तो इस केस में E को हमको नीचे रखना पड़ेगा। और अगर हम B को रखते हैं साउथ फेसिंग में, तो हाँ, तो पहला वाला केस हमारा सही है। B सिट्स एन इमीडिएट राइट ऑफ C एंड बोथ आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। B, अच्छा B और C दोनों साउथ में है, ठीक है ठीक है, तो पहला वाला केस तो गलत हो गया, तो B और C दोनों साउथ में हैं, तो ये C जो है वो A के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, क्योंकि A जो है इसे थोड़ा द राइट ऑफ D, हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव एडजेसेंट पर्सन्स, हाँ ये तो ठीक है। G डजेंट सिट एडजेसेंट टू F, G डजेंट सिट एडजेसेंट टू F, ठीक है। F डज नॉट सिट एट द, ये पता है पजल ईजी है, ये भी आराम से हो जाएगी, इसको 2 मिनट दीजिए तो मैं बना के देती हूँ। F does not sit at the end of the row and faces the opposite direction of A। F does not sit at the end of the row, F एकदम एंड में तो नहीं बैठा है, और F और A ऑपोजिट में है। अच्छा, अगर D के हिसाब से देखें तो A हमारा हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग, F हो जाएगा, F जस्ट राइट में बैठेगा A के, तो ये हमारा पजल का सीक्वेंस हो गया E B C A F H D G। E है नॉर्थ फेसिंग, B है साउथ फेसिंग, C है साउथ फेसिंग, E है नॉर्थ फेसिंग, F साउथ फेसिंग है, H नॉर्थ फेसिंग है, D साउथ फेसिंग है, G भी नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D, D के राइट में सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो D साउथ फेसिंग है, तो उसके राइट में हो जाएगा टू द राइट, तो हमारा हो जाएगा F। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, E। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन B एंड D, B एंड D के बीच में कौन बैठे हैं, कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 हैं,
4 of the following 5 are alike in a certain way. E, A, H, G और D साउथ फेसिंग है, बाकी सब नॉर्थ फेसिंग है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू G? G नॉर्थ फेसिंग है, तो 1 2 3 4 5th टू द लेफ्ट. फॉर द फॉलोइंग 4 लेटर्स आर, ये स्लिप करते हैं. हाँ, ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं. T इज ग्रेटर देन A, T ग्रेटर देन ए करेक्ट है. S इज लेस देन O, ये भी करेक्ट है. सो बोथ फॉलो. टी वाई. अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा. अगर मान लीजिए कंक्लूजन्स में दोनों सेम लेटर है, टी वाई या वाई टी, तो इसमें यूजुअली इधर और हो जाए, कुछ देखना ही नहीं, जस्ट इधर और पे टिक करके आगे बढ़िए. एम सी और ओ एम इसमें देखना है. तो सी कहाँ पे है? सी वी जे कॉमन है ना, और इधर एम आर जे, तो सी इज ग्रेटर देन एम. हाँ करेक्ट है. ओ ग्रेटर देन एम, ओ क्यू यहाँ पे बराबर हो गया. ओ क्यू ग्रेटर देन जे इज ग्रेटर देन एम, ये भी करेक्ट है. बोथ फॉलो. हाँ, ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार. 6 persons आर लिविंग इन अ बिल्डिंग ऑफ 6 floors. ठीक है, 6 लोग हैं. लाइक्स डिफरेंट आइटम्स. अच्छा, इसमें ये भी डिफरेंट दे दिया. ठीक है, कोई बात नहीं. या बॉटम फ्लोर इज़ 1 एंड टॉप फ्लोर इज़ 6. ठीक है, सो बॉटम हो गया. हम नीचे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 करके. ओके, बॉटम फ्लोर, देर आर 2 floors बिटवीन वन हु लाइक्स सिल्क एंड वन हु लाइक्स सैटिन. ओके, देर वर 3 floors बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स लिनन. ठीक है, ए लिव्स अबव द वन हु लाइक्स लिनन, डी इज जस्ट बिलो द वन हु लाइक्स सैटिन, सी लिव्स जस्ट अबव वन हु लाइक्स लिनन, एफ लाइक्स वुल एंड देर वर 3 floors बिटवीन एफ एंड बी. देर वर 2 floors बिटवीन ई एंड वन हु लाइक्स बटन, द वन हु लाइक्स बटन लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1. अच्छा, यहाँ पे फ्लोर 1 का फिक्स हो गया है, तो 1 पे जो भी रहता है उसको बटन पसंद है. अच्छा, 3 floors वाले जो आया था ना, कहाँ गया? देर वर 3 floors बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स लिनन. तो 3 floors हैं बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स लिनन, तो क्योंकि बी वाला लास्ट वाला तो फिक्स हो गया है, क्योंकि वो बटन उसको पसंद है, तो ये तो नहीं होगा. तो लिनन या तो टॉप पे होगा 6th floor पे होगा, तो या तो 2nd floor पे होगा. तो इसमें 2 ही केसेस बनते हैं. एक लिनन को टॉप पे कर दें या तो 2nd floor पे कर दें. ठीक है, ये हो गया. लिनन को अगर हम टॉप पे करते हैं, ये हो गया हमारा बटन. 3 floors है ना, ये भी हो सकता है. ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है. देयर वर 2 floors बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक्स बटन, द वन हु लाइक्स बटन लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1. ओके, सी लिव्स जस्ट अबव द वन हु लाइक्स लिनन. अच्छा, हाँ, ये वाला सेंटेंस भी दिया हुआ है. अच्छा, सी अगर हम लिनन को टॉप पे नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उसके ऊपर भी सी है ऑलरेडी, जिसको क्या पसंद है? सी लिव्स जस्ट अबव द वन. तो यहाँ पे कंफर्म होगा कि ए हमारा टॉप पे रहेगा. ए और लिनन का था ना, हाँ, ए हमारा टॉप पे रहेगा और लिनन हमारा इस पे रहेगा, 2nd floor पे रहेगा. ठीक है, डी इज जस्ट अबव द वन हु लाइक्स सैटिन, सी इज जस्ट अबव द वन हु लाइक्स लिनन. ओके, एफ लाइक्स वुल एंड देयर वर 3 floors बिटवीन एफ एंड बी. अच्छा, 3 floors हैं एफ और बी में. तो देखिए, एफ और बी, एफ टॉप पे तो नहीं रहेगा, एफ 2nd floor पे होगा अगर, तो हाँ, तो ये हमारा बी आ जाएगा 1st floor पे. तो ये भी कंफर्म हो गया हमारा. ठीक है, 2 floors बिटवीन ई एंड द वन लाइक्स बटन, बटन और उसके ऊपर जस्ट ई है. ठीक है, ये भी मिल गया हमको. 3 floors बिटवीन द वन लाइक्स बटन, डी जस्ट अबव द वन लाइक्स सैटिन, डी जस्ट अबव द वन लाइक्स सैटिन, अच्छा, डी जस्ट बिलो हु लाइक्स सैटिन. ओके, देयर वर 3 floors बिटवीन ए एंड द वन लाइक्स लिनन, ये कॉटन हो गया. हाँ, इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया. देखिए, 1st floor पे रहेगा आपका बी, थोड़ा सा आप इसको करेंगे तो हो जाएगा. 1st floor पे रहेगा आपका बी, 2nd पे रहेगा डी, फिर है सी, देन है ई, देन है और लास्ट में है ए 6th टॉप फ्लोर पे. ए को पसंद है सिल्क, एफ को पसंद है वूल, ई को पसंद है कॉटन, सी को पसंद है सेटिन, डी लिनन और बी को है बटन. हु लाइक्स लिनन, तो आ जाएगा डी. हु द फॉलोइंग लाइक्स कॉटन, कॉटन किसको पसंद है? तो ई को. हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो द वन हु लाइक्स वुल, वुल 5th floor पे रहता है, तो 1 2 3 4 लोग उसके नीचे रहते हैं. 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, सी को सैटिन पसंद है. हाँ, करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट हो गया. हु लिव्स इन टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है ए. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, कितने अभी 35 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है. 24 से 28 इसको कर लेते हैं, क्योंकि 3 ही हैं. 6 persons nearly peak circular table facing center, all have different ages. ओके, सब सेंटर को फेस करते हो, ईजी है. 6 लोग हैं. क्यू इज 2nd टू द राइट ऑफ यू. ठीक है,
राइट सिट्स आर सिट्स ऑपोजिट टू क्यू, ओके, एंड इज 20 ईयर्स ऑफ एज. आर के से 20, टी हो गया 56 ईयर्स ओल्ड, एंड सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, लेफ्ट में हो गया. एज ऑफ पी इज़ हाफ ऑफ एस, हमको एस की एज नहीं पता भी, ओके. एस डज नॉट सिट नियर टू टी, एस टी के पास नहीं बैठा है तो इसके पास एक ही जगह बचती है क्यू और यू के बीच में. एज ऑफ यू इज़ ट्वाइस द एज ऑफ आर, यू की आर की एज 20 है तो यू की हो जाएगी 40. एज ऑफ एस इज़ 28, तो अच्छा पी हाफ था 28 का तो पी की एज होगी 14. सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज़ कितना 32, तो किसकी एज बची थी हमको, पी एंड क्यू की एज का सम है 32, तो क्यू हो जाएगा 18. एज ऑफ क्यू कितना हो जाएगा 18 ईयर्स, ठीक है. हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो एस. हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन पी एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी, लेफ्ट ऑफ टी में 1 2 3 4 हैं. सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड एस, पी है 14, 8 से 12 देखते हैं 32, नहीं सॉरी 42 ना, हाँ 42. पेयर ऑफ नेम एज, एस 54 नहीं है, पी 18 नहीं, यू 40 करेक्ट है. हाँ ये वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, इसको कर लेते हैं. ओनली अ फ्यू टी इज़ कॉफ़ी, ओनली अ फ्यू टी, कहाँ कहीं स्पेस नहीं बची है. ओनली अ फ्यू टी इज़ कॉफ़ी, सम जूस, ऑल टी आर जूस, ऑल टी आर जूस, सम जूस आर मिल्क. तो सम मिल्क बीइंग कॉफ़ी इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ सम तो ठीक है. ऑल जूस बीइंग कॉफ़ी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल जूस पॉसिबिलिटी बीइंग कॉफ़ी इज़ अ पॉसिबिलिटी, नहीं ये तो नहीं होगा, ऑल वाला तो नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा. फ्यू साइंस आर सिग्नल्स, फ्यू साइंस आर सिम्बल्स, ओके. ओनली बोर्ड्स आर सिग्नल्स, ओनली बोर्ड्स आर सिग्नल्स, ओनली जिसमें आ जाता है ना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है. सम बोर्ड्स आर साइंस, सम बोर्ड्स आर साइंस, तो ऑल सिग्नल्स आर साइंस इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो करेक्ट है. लेकिन देखिए यहाँ पे सम बोर्ड्स साइंस नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला कि ओनली बोर्ड्स आर सिग्नल्स, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा. ओनली फ्यू रैट इज माइस, फ्यू रैट इज माइस, ऑल माइस इज माउस, नो माउस इज कैट. अच्छा इसके लिए भी ना सैनी सर के अंशु सैनी सर की वीडियो देख लीजिएगा, उन्होंने एक ही वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है. अच्छा देखिए कंक्लूजन में जहाँ पे भी सेम आएगा माउस राइट ऑल सम, तो इसमें कुछ नहीं देखना, बस इधर और करके आगे बढ़ जाना है. इसमें भी देखिए ए एक्स सेम है, इधर और करके आगे बढ़ जाना है. देर आर 8 मेम्बर्स इन द फैमिली, ये कर सकते हैं. देर 8 मेम्बर्स इन फैमिली एल, ठीक है. 3 जनरेशन एंड ईच जनरेशन इज 1 मैरिड के बोलोगे. जी इज सन इन लॉ ऑफ एम, मतलब जी तो मेल हो गया. एल इज़ फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, एल भी हमारा मेल हो गया. एंड बोथ चिल्ड्रन आर नॉट सेम जेंडर, ठीक है. देखिए एल का एक जी जो है वो सन इन लॉ है, तो मतलब उसकी एक जो है वो तो बेटी होगी, ठीक है. पी इज़ वाइफ ऑफ जी मतलब कि पी हमारा पी डॉटर है और एल की और उसका नेक्स्ट एक भाई होगा. एल इज़ मैरिड टू एम, अच्छा एल अगर फादर है तो एम मदर होगी. आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू क्या दिया हुआ है, क्यू नहीं पता अभी. क्यू इज़ मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ एल, क्यू मैटरनल ग्रैंड डॉटर है एल की, तो एल की पी और जी जो है वो इसका इनका बेटा है, इनकी बेटी है क्यू, तो और क्यू इज़ मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ एल, ठीक है. आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब आर भी फीमेल है क्यू भी फीमेल है, और क्यू की शादी हो रखी है के से, तो के मेल हो गया. बचता कौन है जे. हाउ इज़ जे रिलेटेड टू क्यू, तो जे क्यू से कैसे रिलेटेड है, जे क्यू से कैसे रिलेटेड है, ये मेल है ना, हाँ तो ये मैटरनल अंकल हो गया, ठीक है. हाउ इज़ आर रिलेटेड टू के, आर रिलेटेड टू के, आर फीमेल है, आर हो जाएगी सिस्टर इन लॉ. फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट, जे इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, जे क्या ब्रदर इन लॉ है जी की, तो करेक्ट है. क्यू इज़ डॉटर ऑफ पी, करेक्ट है. एम इज़ मदर ऑफ जी, नहीं एम जो है वो मदर इन लॉ है, मदर नहीं है. आर एन की सिस्टर से ये तो करेक्ट है. कितने क्वेश्चन 30 हो गए ना, टाइम नहीं बचा अभी, तो कुछ कर सकते हैं क्या. फाइंड फोर ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स, ठीक है अभी इसमें इतने काफ़ी हैं अभी के लिए. तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ओके. सो देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं.
सबमिट ही कर देते हैं। यस। ओके, सो आपने इसमें देखा कि मैंने 81 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, इसमें मेरे 71 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे। हो सकता है कि रियल में आपका इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो, बट अगर आपने सेफ साइड के लिए अगर आपके क्वेश्चंस 60 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, सो आराम से आपका प्री क्लियर हो जाएगा, बिकॉज 50 टू 60 के बीच उसकी कट ऑफ जाती है। और अप्रोच अगर देखें तो मैंने DI और पजल में क्या करना है कि आपको 3 से 4 मिनट तो ठीक है, बट किसी भी एक क्वेश्चन पे 1 से 2 मिनट आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा लग रहा है तो वो टाइम वेस्टेज ही है। DI पजल और पैसेज, हाँ, इसमें आप 3 से 4 मिनट आराम से यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अलावा और किसी भी क्वेश्चन पे आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी हो सकता है कि जैसे मेरा इंग्लिश थोड़ा-सा मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग है क्वांट और रीज़निंग की कंपैरिज़न में। जैसे क्वांट में मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही बना पाई थी मैं। तो हो सकता है आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग हो, आपका रीज़निंग स्ट्रॉन्ग हो, तो जो भी आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, या फिर उस टाइम जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप किसी सेक्शन में कर पा रहे हैं, तो वो अटेम्प्ट करिएगा। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा सेक्शन है, उसमें आपके कम कम क्वेश्चंस बन पाए, तो वो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। तो ये अप्रोच आपको यूज़ करनी है, ठीक है? और आराम से चिल करके जाइएगा, रैंचो की तरह जाना है, पेपर दे के चले आना है। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था, कैसे भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, फ्रेंड से बात कर लीजिए, कुछ बाहर खा के चले आइए, कोई मूवी देख लीजिए। सो इस तरीके से, क्योंकि मैं ना कभी एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले तो मैं पढ़ाई नहीं करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। या तो मैं कुछ नहीं करूँगी, या तो फिर मैं कोई मूवी देख लूँगी, कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख ली। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम ना बहुत चिल होकर के जाना चाहिए। बस जाना है, जो भी 1 घंटे में हो पा रहा है करना है और चले आना है। एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ओके, सो एग्ज़ाम देकर के आइएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, तो विल डिस्कस। ओके, बाय बाय।